ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आज का जो हमारा टॉपिक है। तो पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ना कुछ जनरल टॉक्स जरूरी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने पोटेंशियल शब्द 8th में भी सुना है। वहाँ पर आपने जो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी शब्द सुना था वो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में सुना था। आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात वहाँ कर रहे थे, ठीक है। तो बताइए कुछ पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? यस, एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? फ्री फॉलिंग बॉडी के गिरने को पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा चलो ठीक, बैठो। और एनी इससे डिफरेंट आंसर है किसी का? इससे डिफरेंट आंसर है? अच्छा चलो, एक बहुत सीधी सी बात, बहुत कॉमन सी बात करते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास चौक के 2 टुकड़े हैं, ठीक है। ये चौक के 2 पीसेस हैं मेरे पास, ठीक है। ये एक पीस मैं छोड़ देता हूँ, ये ज़मीन पे गिरा हुआ है, और एक को इस तरह मैं हवा में रोका हुआ हूँ। ये नीचे वाले को आप ए मान लीजिए, ऊपर वाले को बी मान लीजिए। अब मुझे बताइए किस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है? नीचे वाले में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। इसकी तो ज़ीरो होगी ना, क्योंकि इसकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि इसमें कभी भी मोशन हो ही नहीं सकती। पर इसकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि अगर इसकी पोजीशन में चेंज आया तो ये मोशन स्टार्ट कर देगा ना। सो पोटेंशियल का मतलब समहाउ एनर्जी स्टोरेज से है ना। आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी था कि अगर कोई बॉडी h हाइट पर है, उसका मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होती है। ये आपने पढ़ा था। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फील्ड में, किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वस्तु, बॉडी या ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज की वजह से होती है, या पोजीशन चेंज में जो हम वर्क डन करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग मैकेनिकल एनर्जीज के 2 फॉर्म पढ़ते हैं हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अक्सर यही 2 फॉर्म आप लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा ये बात गांठ बांध लीजिए, आपको हमेशा काम आएगी। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वेलोसिटी समटाइम्स। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड समटाइम्स वेलोसिटी। ये जब तक बात है, आप चाहे 11th 12th बीटेक, बीएससी, एमएससी, पीएचडी कुछ भी करें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बड़ा छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं आगे आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में। तो बेसिकली है क्या, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जो मेरे हाथ पे रखा हुआ है, अभी ये हाथ पे स्टेशनरी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो बेसिकली मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको उठाकर यहाँ तक ले आया, तो मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है, कुछ फोर्स लगाया है। और ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमें पता है, अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो जरूर F.D कुछ ना कुछ वर्क डन भी होगा। अगर आपने फोर्स लगा के किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया है उसकी पोजीशन से, तो वर्क डन होना स्वाभाविक है, और यही वर्क डन बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। सो बेसिकली इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन इफ यू वांट टू से, so we can say that whenever we applied a force on a body and get it displaced, then definitely there will be a work done on the body, and that work done will be stored in the form of potential energy. Now if the work done is electrical, then the potential energy will be called electrical potential energy. Okay, if the work done is in form of something thermal field or temperature, then it is called thermal potential energy. If the work done is somehow in gravitational field, it is called gravitational potential energy. Got it? Okay. So 2-3 बार ये वर्ड आया ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आमतौर पे जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड की बात उस एरिया से संबंधित होती है जिस एरिया में किसी पर्टिकुलर चीज का प्रभाव होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन मोस्टली ये बताई जाती है कि अर्थ के चारों ओर या किसी प्लेनेट के चारों ओर या किसी
स्टार या किसी मैसिव बॉडी के चारों ओर का वो एरिया, जिस एरिया में अगर कोई और मास आए, कोई और मैसिव ऑब्जेक्ट आए या कोई भी ऑब्जेक्ट आए, तो वो उस पर एक ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई कर सकता है या करेगा। तो उस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। लेकिन आगे एक और टर्म आता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी हिंदी में कहते हैं तीव्रता। अब तीव्रता का अर्थ आमतौर की भाषा में क्या होता है? तीव्रता, भाई किसी एरिया की तीव्रता कैसे हो सकती है? कोई एरिया इंटेंस कैसे हो सकता है? एक तो आप फील्ड को एज अ एरिया बता रहे हो कि एक एरिया है किसी प्लैनेट के, किसी मैसिव बॉडी के चारों ओर, जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आए तो ग्रेविटेशनल पुल से वो खिंच जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर इसकी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, जिसमें अगर कोई और ऑब्जेक्ट आता है तो अर्थ की तरफ खिंच जाता है ना? आपने अक्सर सुने होंगे अखबारों में या कि फला नासा ने या इसरो ने देखा कि वो ये नंबर का मीटरॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है, तो अर्थ की पास से गुजर जाएगा, या अर्थ पर हर समय जाने कितने मीटरॉइड गिरते रहते हैं, पर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण और एटमॉस्फेयर के कारण, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से वो मीटरॉइड एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। ये सब चीज़ें पड़ी होंगी। तो वो खिंच क्यों रहे हैं? खिंच ग्रेविटेशनल पुल की वजह से रहे, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से खिंच रहे हैं। तो हर एक प्लेनेट के चारों ओर का वो फील्ड, जिसके अंदर अगर कोई और ऑब्जेक्ट आ जाए और वो ग्रेविटेशनल पुल इस पर लगा दे, वो फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो अगर ये कोई फील्ड है तो इसकी कुछ रेंज भी होगी या इनफाइनाइट तक होगी तो कैसे? और अगर ये फील्ड है तो इस फील्ड की इंटेंसिटी कैसे होगी? इसको तीव्रता हम क्यों कहते हैं? किसी भी क्षेत्र की तीव्रता कैसे हो सकती है? भाई तीव्रता तो किसी ऐसी चीज की होगी ना जो शाइन कर रहा होगा कि भाई आज सूरज की चमक बहुत ज्यादा है, आज सूरज की किरणें बहुत इंटेंस हैं, है ना? कि आज भाई बादल है ना, तो सूरज थोड़ा, जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो कम है ना? तो इंटेंसिटी तो कुछ इस टाइप की चीज की होती है। किसी फील्ड की इंटेंसिटी कैसे हो सकती है? सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये भी एक फिजिक्स में बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में मिलता भी है। खैर, तो अगर हम वर्क डन पर बात करें, तो नॉर्मली जो डेफिनेशन मिलती है कि किसी भी मास को, किसी भी पॉइंट मास को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, ये कहा गया है। अब बात आती है इनफाइनाइट किसे कहते हैं। तो इनफाइनाइट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म इन फिजिक्स। बेसिकली आप यहाँ पर जो क्लासरूम में आप लोग बैठे हैं, मेरी आवाज़ बहुत आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन इस क्लासरूम के बाहर जो कहीं कोई क्लास लग रही होगी, या ऐसे समझिए गेट पर जो गार्ड भैया खड़े हैं, क्या वो मेरी आवाज़ सुन सकते हैं इस समय? बिल्कुल नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वो मेरी वोकल फील्ड, वोकल रेंज के बाहर हैं, वो नहीं सुन सकते मुझको। पर क्या मेरे और उनके बीच में इतनी दूरी है कि कभी कैलकुलेट ना हो? ऐसा तो नहीं है भाई। अगर स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो हद से हद 100 मीटर है ना? तो 100 मीटर की दूरी पर खड़ा कोई व्यक्ति मेरी आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन फिर भी वो मेरी वोकल रेंज के लिए, मतलब चूंकि वो मुझसे 100 मीटर की दूरी पे हैं और मेरी वोकल रेंज से बाहर हैं, मेरी आवाज नहीं सुन सकते, तो देखा जाए वो मेरी वोकल रेंज के लिए किस पॉइंट पर है? इनफाइनाइट पॉइंट पर है। आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं, आप लोग मेरी वोकल रेंज के लिए फाइनाइट पॉइंट पर हैं। तो वो भैया जो गेट पे खड़े हैं, जो 100 मीटर दूरी पे हैं, वो भी इनफाइनाइट पॉइंट पे हैं, और मोदी जी जो दिल्ली में बैठे हैं वो भी मेरे लिए इनफाइनाइट पॉइंट पे हैं। अंतर समझ में आ रही है बात? सेंस समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट इज बेसिकली अ टर्म विच कैन नॉट डिफाइन। तो मेरी रेंज के बाहर ऑब्जेक्ट चाहे 100 मीटर दूरी पे हो या 100 लाइट ईयर दूरी पे हो,
वो पॉइंट इनफाइनाइट ही रहेगा। तो अगर सपोज दिस इज अ समहाउ अ फील्ड, अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ प्लैनेट एंड द प्लैनेट इज दिस इज अ प्लैनेट एंड इट इज इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ये कोई पॉइंट है तो ये भी इनफाइनाइट पॉइंट होगा, ये भी इनफाइनाइट पॉइंट होगा, ये भी इनफाइनाइट पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? अब कंसीडर करते हैं कुछ चीजें, अजम्पशन लेते हैं दैट लेट अस कंसीडर, थोड़ा प्लैनेट बड़ा ले लें या फील्ड बड़ी ले लें, ये समझ थोड़ा मिटा लेने से कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक तो ध्यान रहेगा सबको? हाँ, आवाज ना आई? अरे ध्यान रहेगा? ठीक है। सो सपोज दिस इज अ मास ऑफ अ प्लैनेट and this is the gravitational field somehow represented by the dotted circle, okay, and there is any point mass small m present over here at the distance of x from the center of the planet, ठीक है, यहां से x डिस्टेंस पे है, और सपोज स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ, या आर ई ले लीजिए, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट, है ना, एंड द रेंज ऑफ फील्ड इज सपोज स्मॉल आर। नाउ what will be the gravitational force will be applicable between m and m? ध्यान रखो ये ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर है, फोर्स लगेगा? लगेगा? लगेगा। दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड इज यूजिंग। ये इसके बाहर है। व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन? एवरी mass, two masses present, any two masses present in the universe are applying the gravitational pull on each other, no matter what is the distance between them, whether r or 2r or 3r or 4r or infinite times of r. पुल लग रहा है बट पुल इफेक्टिव नहीं होगा, उस ग्रेविटेशन पुल का इस पर कुछ असर होगा नहीं। बात समझ में आ रही? फोर्स तो लगेगा, फोर्स लगेगा, बट फोर्स का जो रिजल्टिंग जो उसका इफेक्ट है, दैट इफेक्ट, द रिजल्टिंग इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस बाय दिस स्मॉल मास। दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू मेक क्लियर हियर। नाउ सपोज there is a small displacement dx you had made while taking this m mass to the distance of in the magnetic field. So force will be g times mm by x square, because the distance is x. So what will be the work done? Work done will be f dot dx, f dot dx, because we taking the small displacement dx over here. Now for calculating the whole work you should integrate this equation from infinite to r. मान लीजिए आप रेंज की किसी r पॉइंट पे ले आते हैं, इस पॉइंट को यहां से उठाकर यहां, ठीक है। सो इनफाइनाइट से r की रेंज के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ सो लेट्स इंटीग्रेट, दैट इज g mm by x square times dx. सो दैट इज आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट g, जो चीज कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, है ना। इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टाइम्स r, सॉरी इनफाइनाइट लिमिट इनफाइनाइट टू r dx by x square. So that is w equals to minus g mm times 1 by x infinite to r. Now just put the value. क्या आ जाएगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 1 by r माइनस 1 by इंफिनिटी। तो 1 by इंफिनिटी की वैल्यू 0। सो वर्क डन विल बी w इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अप बाई आर। यानी अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी r डिस्टेंस तक लाएंगे तो होने वाला वर्क डन
माइनस जी एम एम टाइम्स 1/r ये होगा, और यही वर्क डन क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। कैसी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ वर्क डन। ओके, नाउ दो चीजें आपने 10th में पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और एक पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में अंतर सिर्फ पर यूनिट क्वांटिटी का होता है, पर यूनिट क्वांटिटी का होता है। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज निकालोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैग्नेटाइजेशन निकालोगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल। बेसिकली सेंस ये है, आप थर्मल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर निकालेंगे तो थर्मल पोटेंशियल। वैसे ही आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकालेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैसिव बॉडीज। पर यूनिट मास निकालेंगे तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ रही है बात? तो बिल्कुल सही, आप निकाल सकते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी Vg इक्वल्स टू U बाई स्मॉल m, दैट इज माइनस Gm/r। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि पोटेंशियल नेगेटिव में है और वर्क डन नेगेटिव में है। सो व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन? दिस नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट यू हैव टू परफॉर्म द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, नॉट द you got the work done। आपको जब वर्क डन मिलेगा तब that work done will be or that potential will be positive, otherwise the potential energy and the potential is always been negative। ठीक है, because you have to perform the work done to bringing the point mass from infinite to बार बार मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, पूछो क्यों? 12th में मैग्नेटिक चैप्टर चल रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का। Point mass from infinite to gravitational field। Okay, so this is the whole sense of gravitational potential energy। I hope you got this particular lecture, you had get the concept of potential and potential energy। फिर से मेरे साथ वो phrase दोहरा लीजिए, that potential energy is the function of work done and kinetic energy is the function of and sometimes velocity। Very good, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रैप अप करते हैं, बाकी का अगले लेक्चर में, अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।